आगामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से बदलेगी पहाड़ की तस्वीर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुवाड़ी श्रीनगर को 5.335 एकड़ भूमि निःशुल्क होगी स्थानांतरित। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को प्रदान की गई मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को राज्य सरकार देगी 1.5 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड राज्य में न्याय विभाग के अंतर्गत 4 जनपदों में नियुक्त होंगे काउंसलर। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की होगी नियुक्ति। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हैट्रिक बनाने के लिए महिला मोर्चा ने कसी कमर। उत्तराखंड महिला मोर्चा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। महिला मोर्चा आज हर विधानसभा में निकालेगी स्कूटी रैली और पदयात्रा। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी जानकारी। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश के कारण तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको उधम सिंह नगर से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। 1 मार्च को महिला की हत्या का खुलासा किया गया है। 1 मार्च को महिला की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। और शराब के नशे में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या। शराब के नशे में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या। प्रेमिका को पीट पीट कर उतारा था मौत के घाट। हत्या कर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी श्याम सिंह ने लाठी से पीट कर की थी हत्या। खटिमा कोतवाली के श्रीपुर बिछुआ का मामला। पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। खबर उधम सिंह नगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। 1 मार्च को हुई थी महिला की हत्या, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के खुलासे में सामने आया है कि शराब के नशे में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या और प्रेमिका को पीट पीट कर उतारा था मौत के घाट। हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी श्याम सिंह ने लाठी से पीट कर की थी प्रेमिका की हत्या। खटमा कोतवाली के श्रीपुर बिछुआ का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रेमी ने ही की थी अपनी प्रेमिका की हत्या। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। इसके तहत प्रत्याशियों के चयन के पहले चरण में भाजपा ने उत्तराखंड में नया प्रयोग करने से परहेज किया है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 4-4 विधायकों की दावेदारी के बावजूद भाजपा ने सीटिंग सांसदों पर ही दांव खेलने का फैसला किया। तो वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा का मंथन चल रहा है। भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 सालों से लापता 3 चेहरे घोषित कर भाजपा आधी चुनावी जंग तो पहले ही हार गई है। तो वही माना जा रहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों पर गुणा भाग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा अपने विरोधी दलों से इस मामले में एक बार फिर बाजी मार चुकी है। इसके तहत भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में 3 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
भाजपा ने 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में नया प्रयोग करने से परहेज किया है। इसके तहत टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 4-4 विधायकों की दावेदारी के बावजूद भाजपा ने सिटिंग सांसदों पर ही दांव खेलने का फैसला किया है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा का मंथन भी चल रहा है। भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 सालों से लापता 3 चेहरे घोषित कर भाजपा आधी चुनाव जंग तो पहले ही हार चुके हैं। जो हमारी 23 विधानसभा जो हम लोग किरानवश विधानसभा जीत नहीं पाए, लेकिन ऐसी अनेकों उनमें विधानसभा जहां हम लोकसभा में हर बार जीते हैं, तो हमने उसको कैटेगराइज किया है और ऐसा बूथ जो बूथ हमारा डी ग्रेड का था बी हो जाए, इस सब रचना के साथ साथ हमने कहा ना बूथ जीता चुनावी दृष्टि से हमने प्रत्येक बूथ पर 10% अतिरिक्त मत प्राप्त करने का अपनी लक्ष्य बनाया और मैदानी क्षेत्रों के अंदर जितना पिछली बार वोट पड़ा था उसमें 370 अतिरिक्त वोट 370 में इसलिए कह रहा हूँ कि श्यामा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमको एक अवसर मिलेगा और हमने तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों में हम पिछली बार से 370 अतिरिक्त मत पड़ेगा, ऐसा हमने रचना में अपने कार्य रचना में तैयार किया है। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 दौर की हो चुकी है। उसमें नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास जी और प्रदेश प्रभारी शैलजा जी ने भाग लिया और जो फीडबैक प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हाईकमान को मिला है और सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे के जो आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पर उन पर चिंतन मंथन हुआ है। 2 तारीख को आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिर होनी थी, लेकिन कुछ नेताओं की जो है व्यस्तता के कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब 5 तारीख को होगी और निश्चित तौर पर राज्य में जो भी जिताऊ प्रत्याशी होगा, जनता के बीच जिसने काम किया है, जिसकी लोकप्रियता होगी, ऐसे प्रत्याशी को इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर अपने विपक्षी दलों से एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल अपने प्रत्याशियों पर अब तक मंथन कर रहे हैं। इसके तहत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति में चल रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 मार्च को होनी है और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के जरिए टिकट फाइनल होनी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा में अभी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही यूकेडी, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि प्रत्याशियों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। केंद्र सरकार से कोई भी ऐसी बड़ी योजना ये लाने में पिछले 5 साल में नाकाम रहे हैं और ये क्षेत्रों में भी नहीं रहे हैं, इसीलिए बार बार लापता होने के पोस्टर्स लगते रहे। उसके अलावा G20 की जब मीटिंग हुई, उसमें जब गांव में G20 की टीम को ले जाने का मौका आया तो एक नया गांव जो है बसाया गया, उसको अच्छे से सजाया गया, संवारा गया। जो सांसदों को एक एक गांव गोद लेने थे उनमें से एक भी गांव इस लायक नहीं था कि वहां G20 की टीम को ले जाया जा सके। तो इससे इनका रिजल्ट पता चल सकता है और सरकार को और बीजेपी को लगातार ये कहना पड़ा है कि सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में जो है लोगों के घरों में रात्रि विश्राम करें, लोगों से अपना कनेक्ट बढ़ाएं। तो ये भी समझा जा सकता है कि चाहे कोई भी हो, 5 सांसदों में कोई भी हो, अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं था। जनता पार्टी ने जो अपने सांसदों को पुनः प्रत्याशी बनाया है, वो सभी सांसद अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और लगातार पार्टी के विस्तार में, पार्टी की लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए जो सर्वे में है उनको काफ़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था। सर्वे उनके पक्ष में था। उनकी लोकप्रियता इस बात की साबित करती है कि उन्हें टिकट दिया गया है। केंद्र नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर उनको प्रत्याशी बनाया है। ये सारे प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कांग्रेस के पास न कोई सवाल है न कोई जवाब है, वो रटी रटाई बात करती है और उनको चुनाव में लड़ने के लिए जो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लोकप्रियता को देखकर बौखला गए हैं।
ये पेपर वर्क चल रहा है हमारी टीम आजकल में घोषित हो जाएगी 5 लोकसभा सीटों पे और जल्दी हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय करा जाएगा। फॉर्म मांग दिया हमने लोगों से, कैंडिडेट जिनको लड़ना है वो फॉर्म भर के भेज रहे हैं और संसदीय बोर्ड में रखेंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे उसका। हम देख रहे हैं कि टिहरी लोकसभा की जो सांसद हैं राज्य लक्ष्मी शाह जी, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ना तो जनता के बीच जाकर के कोई ऐसा काम किया जिससे जनता को लाभ पहुंचता हो, ना ही वो अपनी सांसद निधि ही खर्च कर पाई, जिसका समस्त अखबारों और टीवी के चैनलों में बार बार जिस पर प्रश्न चिन्ह लगे और कहीं ना कहीं जनता से दूरी बनाए रखना उनके स्वभाव में भी है, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टिहरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर हम केंद्र के संगठन ने जो ये टिकट उनको किया है, ये टिहरी लोकसभा की जनता के साथ एक माहौल है, मजाक है, अन्याय है और मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से अब तक प्रत्याशियों पर मंथन से विपक्षी दलों के चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि भाजपा अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपने विरोधी दलों से एक कदम आगे निकल गई है। सवाल है कि आखिर क्यों विपक्ष अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया है। सवाल ये भी है कि क्या हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट संकट में है। देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। रुक करते हैं आगे की खबरों का, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस एक्ट के बनने से दंगइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया है तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने तक के लिए राजभवन भेजा जाएगा और बैठक में ही प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले भी लिए गए हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर विधानसभा स्थित ट्रक यूनियन पर आयोजित लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम धामी ने पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच मौजूद पदाधिकारियों ने बसपा और कांग्रेस छोड़कर आए कई कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन कराई। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मैं देख रहा था आज कुछ ऐसे नेता जिन्होंने अपने कालखंड में जब वो सत्ता में रहे
केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन और उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो वहीं ब्लॉक कोटाबाग के सुरपुर चकलुवा गांव में एथेनॉल प्लांट के मानकों की जांच को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपना समर्थन दिया। कालाढूंगी में गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सुरपुर गांव में लगने वाले एथेनॉल प्लांट के मानकों की जांच को लेकर दीनदयाल पार्क कालाढूंगी में ग्रामीणों का धरना लगातार 18वें दिन भी जारी रहा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धरना स्थल पर पहुंचकर शासन प्रशासन से स्थलीय निरीक्षण कर मानकों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर एथेनॉल प्लांट के मानकों की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग भी करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, कांग्रेस के देखिए रामपुर गांव है, वहाँ पर एथेनॉल प्लांट को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। पूरी जानकारी है कि एथेनॉल प्लांट के जो नॉर्म्स हैं बनाए जाने के, लगाए जाने के, उसकी बिल्कुल लगातार अनदेखी की गई है। एथेनॉल प्लांट में जिन अधिकारियों ने मानकों की अनदेखी की है, सरकार को उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। जिलाधिकारी देहरादून और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 10 विधानसभाओं के अंतर्गत 1880 मतदान स्थल हैं। इसमें कितने पीडब्ल्यूडी पुरुष और महिला वोटर हैं, इन सभी की लिस्ट हमारे पास है। मतदान को लेकर हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक वोटर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं और मतदान करने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जनरल ब्रीफिंग सेशन था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। तो मैं इस माध्यम से भी यही सभी को कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने मतदान का ज़रूर प्रयोग करें।
उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।